नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, एकदम शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं भी हैं, फिर भी इन परिस्थितियों से आगे निकलने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक दिन स्थिति समय बदलता है मेहनत करते रहने से। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो मैथ्स प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आज उसका छठा क्लास करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 6 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट मैथ्स का कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले 5 हो चुका है, आज हम लोग छठा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत अच्छे अच्छे सवाल को जमा किया गया है। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। डीएलएड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके इसको तैयार किया गया। सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही है, समझिए आप। क्वेश्चन देखिए और पढ़िए क्या बोला जा रहा है। एक पहिए का रेडियस जो है वो 0.25 मीटर दिया हुआ है रेडियस। आपसे बोला जा रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगी। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पहिया, कोई भी चक्का एक बार में उतना ही डिस्टेंस कवर करती है, तय करती है, जितना उसका टोटल परिधि होगा। ये पूरा, ये परिधि जितना बड़ा होगा ना सर, वो पहिया एक बार में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, उतना ही दूरी कवर करेगा, ऐसा। ठीक है, तो हमें तो जो पहिया दिया गया है उसका रेडियस दिया हुआ है, देखिए 0.25 मीटर, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं कि पहले रेडियस के मदद से परिधि निकाल लेते हैं। क्लियर, परिधि मान लीजिए कि ये चक्का एक बार में, अपने मन से एक बार में 2 मीटर जाती है एक परिधि में, एक रोटेशन में, और इसको टोटल 50 मीटर जाना है। तो चक्का कितना बार रोटेट होगा, चक्का कितना बार घूमेगा, तो आप 2 से भाग दे दीजिए। आप कहेंगे सर पहिया 25 बार घूमेगा। बात क्लियर है। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। ये टोटल डिस्टेंस जो है ना, ये देखिए 11 किलोमीटर दिया हुआ है, हमें सिर्फ परिधि निकाल करके डिवाइड कर देना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं वृत्त की परिधि के लिए, 2πr, यानी ये हो गया 2, ये हो गया 22/7, और ये हो जाएगा 25/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक के बाद पॉइंट था तो बटे में 100 आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 बार में, 2 से 2 काट लेंगे और 2 से 11 बार में काटेंगे। तो ये हो गया 11/7 मीटर। जब चक्का एक बार रोटेट करेगा, पहिया एक बार घूमेगा, तो इतना मीटर जाएगा। लेकिन आपको जाना कितना दूर है, बहुत दूर, 11 किलोमीटर। ठीक है, बात को समझिएगा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो हम चक्कर बराबर रोटेशन बराबर क्या करेंगे, 11 किलोमीटर को मीटर में भाग दे दिए, मीटर में चेंज कर दिए, 1000 से गुना करके डिवाइड कर लेंगे कितना से, 11/7 चला जाएगा ऊपर। ये कैंसिल हो जाएगा 11 से 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना चक्कर, तो आप कहेंगे 7000 चक्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सहमत है। क्या किया गया है एक बार देख लीजिए। हमने परिधि निकाला, उसके बाद जितना डिस्टेंस हमको जाना है उतना में हम भाग दे देंगे। ये किलोमीटर में था, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दीजिए, आप आ जाएगा वो मीटर में। देखा जाए, 7, 5 और 3,9 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए इतना लगातार सवाल हम लोग इसके पहले बना चुके हैं, समझ रहे हैं आप, कोई खास प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 प्लस x2/2। 7 और 3 10 का आधा हो जाएगा 5, y1 प्लस y2 यानी कि 5 और 9, 5 और 9 14, और 14 का आधा कर देंगे तो 7, 5,7 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रही है। x1 प्लस x2/2, हाँ, x1 प्लस x2/2 कॉमा हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बस वही चीज तो किए हैं सर। 7 और 3 10 का आधा 5 हो जाएगा, 5 और 9 14 का आधा 7 हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ऐसे निकालते हैं आप। किसी दो अलग अलग बिंदुओं से होकर के, कोई भी एक बिंदु यहां है, मान लेते हैं एक बिंदु यहां है, तो आप कितने स्ट्रेट लाइन खींचे जा सकते हैं, कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। किसी भी दो बिंदु से, किसी भी दो बिंदु से मैक्सिमम एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं। किसी भी दो से, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु कहां कर ले, यहां कर लीजिए, तो कुछ इस तरीके से ऐसे
स्ट्रेट, जो सीधा लाइन जो खींचा जाएगा वो मात्र एक लाइन होगा, ठीक है, एक आंसर होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दो अलग अलग बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, एक सरल रेखा। ये देखिए 20%, फिर 20%, फिर 10%, क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा कितना होगा? 20% का वैल्यू होता है 1/5, ये आपको पता होना चाहिए। 20% 1/5 यानी 5 में 1 का डिस्काउंट है तो 5 वाला सामान आपको 4 में मिलेगा, रेशियो मेथड हम लगा रहे हैं। फिर 20% है छूट, यानी वापस 5 वाला 4 होगा। 10% का वैल्यू 1/10, 10 में 1 चला जाएगा, छूट हो जाएगा 10 वाला 9, ठीक है। 5 पचे 25, 25 रहेंगे 250, 4 चको 16, 16 नवा 144, ठीक है। 250 रुपए का सामान जो है वो 144 रुपए में बिक रहा है। इतना का सामान इतना में बिक रहा है, पहले इतना था अब इतना में मिलेगा। कितने का डिस्काउंट है? डिस्काउंट कहेंगे सर 106 का डिस्काउंट है, गुना में 100 बटा में 250, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 2 से नहीं 5 से 2 बार में और 5 से 5 बार में, ऊपर में डबल हो जाएगा 212/5। ऐसा करिए ना कि ऊपर में भी 2 से गुना कर लीजिए और नीचे में भी 2 से गुना कर लीजिए, है ना, पॉइंट को आसानी से बिठाने में आसानी होगा। तो आप ऊपर में देखेंगे कि ये हो जाएगा कुछ इतना, मिस्टेक है, 21 दूना 42 होता है। ऊपर में जब डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इतना, और बटा में 10, एक अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा। फिर से 212 में जब आप 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 424, बटा में हो जाएगा 10, नीचे में एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। 42.4% का टोटल समतुल्य बट्टा है। ये 3 डिस्काउंट न दे करके एक तुल्य समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा 42.4%, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, इसको बनाइए। एक शतरंज बोर्ड में 64 बराबर वर्ग हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। शतरंज बोर्ड में वैसे भी 64 घर होता ही है, 64 बराबर वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बहुत आराम से समझिएगा इस चीज को। पहले ये समझ लीजिए कि जो 64 वर्ग है, ये जो 64 वर्ग आप देख रहे हैं, है ना, इसमें से हर एक वर्ग का क्षेत्रफल 6.25 है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे सर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 6.25, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि 6.25, और इतना का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 2.5 मीटर, ठीक है। भुजा याद रखेंगे, जो वर्ग बने हैं ना बराबर बराबर 64, उस एक वर्ग का साइड है भुजा है 2.5 मीटर, ठीक है। बाकी उसका जरूरत पड़ेगा बाद में। यहां देखिएगा 64 बराबर वर्ग है। देखिए एक हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। इसमें ध्यान से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बराबर बराबर वर्ग हैं। तो एक लाइन में कितने वर्ग हुए? एक लाइन में कितने वर्ग हुए? आप कहेंगे सर 3, समझ रहे हैं। टोटल 9 वर्ग हैं, लेकिन एक लाइन में मात्र 3 वर्ग होगा, 9 का वर्गमूल। फिर से अगर एक वर्ग है कुछ इस तरीके से और इसमें छोटे छोटे अपने मन से, है ना, बार बार कितना फिगर ड्रॉ करते रहेंगे हम लोग, इस तरीके से मान लीजिए कि इस तरीके से टोटल 25 वर्ग है। यदि 25 वर्ग है तो एक लाइन में कितना वर्ग पड़ेगा? तो 5 वर्ग पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ठीक है। तो इस लॉजिक का अगर हम लोग यूज करते हैं तो सवाल में बोला जा रहा है कि 64 बराबर वर्ग है, इस तरीके से सपोज कर ले आप। अगर इसमें 64 वर्ग है बराबर बराबर, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि एक लाइन में इस तरीके से 8 वर्ग होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए एक और बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे हो जाएगा गड़बड़। चलिए समझने के लिए आप समझ लेंगे, मान लेते हैं एक और यहाँ पे डाल देते हैं। तो एक लाइन में टोटल कितने वर्ग हो गए? आप कहेंगे सर 8। और एक वर्ग का भुजा, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये एक वर्ग है, और ये एक वर्ग का भुजा देखिए हम लोग निकाल चुके हैं 2.5। समझ में आ रही है?
2.5 है तो ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, सारा का सारा बराबर वर्ग है, बराबर भुजा होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा साइड अगर आप निकालना चाहेंगे, ये एक किनारा निकालना चाहेंगे, तो आपको 2.5 में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आ जाएगा 20 मीटर। समझे? यानी कि ये पूरा का पूरा हम हटा रहे हैं, इतना आप देख चुके होंगे, समझ गए होंगे इतना। यानी कि बात ये निकल के आया कि इस तरीके से जो वर्ग है ना सर, उस वर्ग का यहां से लेकर के यहां तक जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए आगे, बोर्ड के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक बॉर्डर है, चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, यहां 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इधर भी 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इधर भी और ये इधर भी। ठीक है, भले आपको बराबर ना लग रहा होगा दिखने में, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है। ठीक है, सारा का सारा सेंटीमीटर में है ना। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर रहेगा, सारा का सारा डेटा सेंटीमीटर में है, तो बस क्लियर हो गया। ये वाला है सर 20 सेंटीमीटर, और इधर है 2 सेंटीमीटर बढ़ जाइए, इधर में 2 सेंटीमीटर बढ़ जाइए, तो ये पूरा का पूरा शतरंज बोर्ड के किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 और 2 और 2 24 टोटल, है ना। कितना अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर सवाल है। एक कमरा है, ठीक है, जिस भी कमरे में आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, जिस कमरे में हो आप, लाइब्रेरी में हो तो उसका भी 4 दीवार होता है। तो कमरा जो है ना वो आयताकार है, इसकी एक सपाट छत है ना, जहां भी पढ़ रहे होंगे नीचे में 4 दीवार होगा, नीचे में फर्श होगा, सरफेस होगा, और ऊपर में क्या बोलेंगे, दीवार होगा, छत होगा। क्लियर? सब कुछ दिया हुआ है, 10 मीटर चौड़ा, 13 मीटर लंबा और 5 मीटर ऊंचा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको दी गई है। इससे यानी कि कमरे को अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर अंदर चारों दीवार को पेंट कर दीजिए, फिर बाहर बाहर चारों दीवार को पेंट कर दीजिए। ठीक है, दीपावली का समय आने वाला है ऐसा। और फर्श पर, जहां पर आप बैठे हुए हैं नीचे फर्श, इस फर्श को भी क्या करना है? तो आप कहेंगे सर पेंट किया जाना है, लेकिन छत पे नहीं पेंट करना है। तो पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, चलिए कमरे के चारों दीवारों को आप एक बार नजर दिख लीजिए घूम करके चारों तरफ से। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना में एच। ये आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। 2 इंटू एल प्लस बी गुना में एच, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये तो 4 हो गया, और कुछ करना है? और कहीं पर पेंट करना है? हाँ सर, ये अंदर अंदर भी पेंट करेंगे और बाहर बाहर भी पेंट करेंगे, है ना। प्लस में और क्या पेंट करना है आपको? नीचे सरफेस, सरफेस में क्या है? लंबाई चौड़ाई, आयत ही तो है सर, वो तो शुरू में भी बता दिया कि कमरा जो है वो आयताकार है। लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि L इंटू बी, यहां से हमारा आंसर आएगा। इसको यहां फिट करते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, बताइएगा एल कितना, लंबाई कितना 13, ठीक है, चौड़ाई कितना 10, गुना में ऊंचाई कितना 5, ठीक है, प्लस एल इंटू बी, ये सरफेस है, सरफेस सतह वाला जिसको बोला जा सकता है, फर्श। एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई है कितना, लंबाई है 13 और चौड़ाई है 10, कुछ इस तरीके से। 13 और 10 23, 23 दुना में 46, 46 बच्चे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 270 होगा, 270, ठीक है कि नहीं होगा? 270 नहीं होगा सर, 230 होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 6 पच्चे 30 के जीरो, हाथ में बचा 3, 4 पच्चे 20 और 3 23, यहाँ पे तो ये हो गया आपका 230, ठीक है, पूरा ये पूरा 13 और 10 23, दोनों 46, 46 बचे 230। अंदर का एरिया 230 है, हमको बाहर भी तो पेंट करना है सर, तो डबल हो जाएगा कि नहीं, जितना अंदर उतना बाहर। प्लस में हो जाएगा 13 दहिया 130, यानी कि ये हो गया आपका 460 प्लस में 130, 590 सेंटीमीटर नहीं मीटर। इतना एरिया हम लोगों को पेंट करना है, और यही आपसे पूछा जा रहा है कि पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल कितना है? 590 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अंदर भी पेंट हुआ बाहर भी पेंट हुआ, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया, 2 से गुना हो गया।
ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है इस प्रॉब्लम का। पिता की उम्र जो है वो उसके बेटे की उम्र से 6 गुना है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 6 गुना है। आप रेशियो लगा के बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। ठीक है, यहीं से हम लोग ट्रिक निकालेंगे। देखिएगा, यहां से हम लोग बनाएंगे। ये स्टेटमेंट देख लीजिए, जो तरीका हम लोग लगाने जा रहे हैं वहां से हमेशा छोटे वाले का एज आता है, छोटे वाले का। देखिएगा, कितने साल बाद, 4 साल बाद, ऐसे 4 इंटू कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 माइनस 1, ये तरीका है। बटे में अभी कितना गुना है, 6 गुना, और 4 साल बाद कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, वो नीचे में माइनस कर दीजिए। 4 गुना में 4 में से 1 जाएगा 3, और ये हो जाएगा बटा में 2, ये कैंसिल हो गया 2 बार में। यानी स्पष्ट पता चल रहा है आपको कि जो बेटे का एज है वो 6 साल है, और जो पिता है, पिता, वो बेटे से 6 गुना है, यानी कि 6 साल और 36 साल है ना। साफ तो लिखा हुआ है, बेटा यदि 6 साल का है तो जो पिता की उम्र है वो उसके बेटे की उम्र से 6 गुना है, तो पिताजी 36 वर्ष के हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, ये ट्रिक आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आप सवाल तक पहुंचेंगे, जवाब तक। देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को, अब सीधा समझिए कि a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें इन दोनों का HCF निकालना है, महत्तम। ठीक है, a और b का महत्तम चाहिए आपको, और x और y दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो कोई कंफ्यूजन तो होने से रहा। ठीक है, सीधा सीधा तरीका है। HCF निकालते समय जो हम लोग पावर निकालते हैं या पावर देखते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर। और यही सवाल आपसे बोल दिया जाता एलसीएम का, तो एलसीएम निकालते समय हम लार्जेस्ट लिख रहे हैं, हमें लार्जेस्ट पावर की बात करनी होती है जो सबसे बड़ा पावर होता है। ठीक है, दूसरी बात कि महत्तम में वही लिखाता है जो मैच करता है दोनों में, एचसीएफ में जो मैच करेगा। ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं, यहीं पे बना लो HCF। देखिए, x यहाँ भी और x यहाँ भी, x पर पावर 1, x पर पावर 4, हमने आपको बताया जो मैच करेगा वही लिखाएगा। प्लस में छोटा पावर x पर पावर 1 और x पर पावर 4, तो छोटा पावर तो x पर पावर 1 हो गया सर। y पर पावर 3 और y पर पावर 2, छोटा पावर कितना है, y स्क्वायर। इसमें z है लेकिन इसमें z नहीं है, इसलिए नहीं लिख सकते, क्योंकि वो नियम के खिलाफ है। दोनों में होता तो लिख सकते थे। बस, अब इससे ज्यादा क्या बताना, दोनों संख्याओं का a और b का महत्तम हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़ करके 12 सेंटीमीटर हो जाता है। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रेडियस 8 सेंटीमीटर से बढ़ करके 12 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे तो 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। त्रिज्या का अनुपात है 2:3। जब त्रिज्या का अनुपात पता है आपको तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलता है, स्क्वायर कर देंगे ना सर। पृष्ठ क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर कर देना होता है। अगर इसी सवाल में हम लोगों से आयतन का अनुपात पूछता, आयतन, आयतन में क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, तो फिलहाल जो आपका आंसर बन रहा है वो यहाँ है 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बस, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा, रेडियस का क्यूब कर देंगे, आयतन निकल जाएगा। ये देखिए, सरल रेखा दिया हुआ है इक्वेशन, इसका जो ग्राफ है वो वाई अक्ष के किस बिंदु पर कटता है। देखिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि y कहाँ गया, y अक्ष में x बराबर 0 होता है ना, ये लाइन लिख लें, y अक्ष पर x बराबर 0 और x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष पर y बराबर 0। हमारा सवाल है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर कौन 0 रहेगा, x 0 रहेगा, x 0 रहेगा। 2 × 0
प्लस में 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, x का मान 0, 2 में 0 से गुना होकर के ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो गया सर। 3y माइनस उधर गया प्लस में, ये कैंसिल हो गया, y बराबर क्या हो गया 2। ठीक है, x बराबर क्या था 0, y बराबर कितना आ गया 2, तो ये आपका आंसर है 0,2। ठीक, हल्का सा समझने के लिए आप यहीं पर एक चीज और लिख सकते हैं, y एक्सिस पर किसी क्या बोलेंगे आप बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 0,y होगा, चूंकि x 0 होता है, और x एक्सिस पर y 0 होता है, यानी कि x, 0। ये y अक्ष पर स्थित है और ये x अक्ष पर स्थित है, तो आंसर हो गया आपका 0,2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बात। चलिए, ये देखिए, एक वृत्त की जो परिधि है वो 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। फिर से, एक वृत्त की परिधि इतना और इतना सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के परिधि के जोड़ के बराबर है। इसका रेडियस कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, इसका कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दो छोटे छोटे वृत्तों की परिधि जो है वो एक बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर है, कुछ भी स्पेशल नहीं, बताइए 2 पाई आर प्लस हो गया 2 पाई आर, रेडियस है ना, हमने आधा कर दिया 36 20, बराबर हो जाएगा बड़े वाले वृत्त के परिधि के, यानी कि 2 पाई आर, चूंकि इसका रेडियस नहीं पता है। 18 दूना 36 और 10 दूना 20, 18 दूना 36 और 20 56 पाई, बराबर हो गया सर 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल है, 2 से 28 बार में जाएगा, तो ये आर बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड है ये। ठीक है, दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ के बड़ा वाला के बराबर कर दीजिए, एकदम आसान है। तो बिल्कुल पढ़िए, सवाल देखिए, वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए। एक समलंब की समानांतर भुजाएं दी गई है, समलंब चतुर्भुज, अंग्रेजी में आप इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसा। ठीक है, ये आपका समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, ये 9.7 है और ये 6.3 है, उनके बीच की दूरी ये हाइट का काम करेगा, ये दिया हुआ है 6.5। ठीक है, बस इतना ही सा सवाल है। फॉर्मूला लिख रहे हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, बस ये फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, 1/2 इंटू समांतर भुजा 7 और 3 10, 9 6 15, 1 16 हो गया ये तो बिल्कुल, और ये हो जाएगा 6.5। ठीक है ना, ये दोनों ऐड कर दिया गया, ये दोनों को जोड़ दिया गया। कैसे बनाइएगा, एक अंक के बाद पॉइंट है तो बटा में ले आते हैं इसको, 5 से 2 बार में, 5 से 13 बार में, 2 से 8 और 2 से 4, तो ये हो गया 13 चौको 52 सेंटीमीटर स्क्वायर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कर पाएंगे इस तरह का एग्जामिनेशन में, एकदम छूटना नहीं चाहिए सवाल, एकदम एक मतलब 25 सवाल में आप प्रयास करें ना कि 22-23 सवाल हमारा बने ही बने, 1-2 सवाल चलेगा, उससे ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए, न छूटना चाहिए बिल्कुल। यदि आंकड़ों के मान cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, 45 60 90 दिया हुआ है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी। देखिए, माध्यिका आप कैसे निकालते हैं बताइए, माध्यिका जो है हमेशा बीच वाला होता है, यदि उसको बढ़ते क्रम में रखा जाए या घटते क्रम में रखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ते क्रम में रखा जाए या घटते क्रम में रखा जाए, ये क्या है, बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है। आप डिग्री के हिसाब से देख रहे होंगे तो भले आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बढ़ रहा है ना, डिग्री के हिसाब से आप देख रहे होंगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये रियल वैल्यू के हिसाब से इसका वैल्यू घटेगा, समझ रहे, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, कहीं से भी चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए
कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का मान बोलिए बोलिए साइन 90 का मान होता है 1, कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0, साइन 0 क्या होता है? 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना वैल्यू छोटा होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये वाला जो वैल्यू है ना कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है 1/√2 के 1/2 के बराबर होता है, सॉरी। तो ये बात ध्यान में रखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना कॉस में वो छोटा होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, कोई फर्क नहीं पड़ता बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, बीच में यही है सब। कॉस 45 डिग्री, हमको इसकी माध्यिका चाहिए यानी बीच वाला चाहिए। बीच में कौन है? कॉस 45। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, ऑप्शन नंबर तीसरा। इससे ज्यादा क्या बताना, ये माध्यिका है 1/√2। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये देखिए 80 मीटर गुने 50 मीटर के एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये आयताकार मैदान आप देख लें कुछ इस तरीके से, ये लंबाई है 80 मीटर, ये चौड़ाई है 50 मीटर। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, टोटल इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4000। नो प्रॉब्लम। बोल रहा है कि बाहर बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। 1 मीटर चौड़ा रास्ता आप देख सकते हैं, ये बाहर बाहर ना 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1 मीटर, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब आप बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक तो 80 है, 1 मीटर इधर बढ़ेगा 1 मीटर इधर बढ़ेगा, तो टोटल ये पूरा का पूरा बढ़ करके कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 82 हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला पूरा बढ़ करके कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 1 मीटर इधर बढ़ेगा 1 मीटर इधर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बड़ा वाला जो आयतन हो गया बाहर बाहर 82 और ये 52, उसमें से यदि हम ये अंदर वाला आयत जिसका कि 80 और 50 क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, अगर हम वो माइनस कर देंगे बड़ा वाला में से, ये अंदर वाला माइनस कर देंगे ना, तो जो बचेगा बीच में आपका वो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचेगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग करते हैं, पहले गुना तो कर लें। 82 में 52 से गुना करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 8 दूना में 16 हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, हाथ में बचा 1, 8 5 40 और 1 41। कितना हो गया? ये 4 6 2 4। ये है बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल और ये है छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। यदि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दिया जाएगा ना, तो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते का क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे कितना? 264 मीटर स्क्वायर। बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस कर दिया गया है, बस 264, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ये सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है? रैखिक समीकरणों का एक युग्म, एक यहाँ है लीनियर इक्वेशन और एक लीनियर इक्वेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको आप असंगत बोलते हैं। कब? देखिए असंगत बोलेंगे जब उसका कोई हल नहीं हो। बताइए बताइए, कोई हल नहीं हो। जब कोई हल नहीं होगा तो उसको असंगत बोला जाता है, और जब हल हो जाएगा तो उसको संगत बोला जाता है। कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है? A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। समझ रहे हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अविरोधी समीकरण युग्म, मिस्टेक है, सॉरी, विरोधी समीकरण युग्म, विरोधी समीकरण युग्म, और नहीं तो फिर असंगत समीकरण युग्म, क्योंकि यहां से कोई भी आंसर नहीं आया। ठीक है, अगर सिर्फ इतना रह जाए सवाल में A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ऐसा, तो इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। इसका कितना हल होगा? शून्य हल होगा। एक हल होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अविरोधी समीकरण युग्म, और ज्यादा से ज्यादा उसको क्या बोलेंगे? संगत। ठीक है, तो जिस पे हमारा सवाल था उसी पे फोकस किया जाए। असंगत कहने का मतलब विरोधी है, वो आंसर नहीं देगा, असंगत है।
तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा देख लीजिए, मैच करवा लीजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, बिल्कुल। शुरू में दोनों बराबर होगा और लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंतर्निहित किया जा सकता है। ये देखिए वर्ग है, इस वर्ग की ना भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर में जो वृत्त खींचा जा सकता है, बड़ा से बड़ा वृत्त, वो यही है, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप कि ये जो वर्ग का जो भुजा है ना सर, ये वाला, ये वर्ग का भुजा जो है वो वृत्त के लिए व्यास का काम करेगा। वृत्त के लिए व्यास, समझ रहे? वृत्त का व्यास कितना, जितना कि वर्ग का भुजा, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए। वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या कितना होगा, आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर। हमको तो इस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई गुना में आर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया 25 पाई। इससे ज्यादा क्या करना है बताइए। पाई आर स्क्वायर तो फॉर्मूला जानते हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस पता है, 5 5 25, 25 में पाई से गुना कर दीजिए। पाई का मान रखा हुआ नहीं, हम लोग भी नहीं रखेंगे ऑप्शन में। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। बिंदु 3,4 और -3,2 कहां पर है। ये ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, किस जगह पर दोनों स्थित है। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है आप बताएं। आप कहेंगे सर ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, बात को समझिएगा। ये एक्स एक्स कहां पर लिखे हैं, ये वाला जो एक्स है ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स निगेटिव है। ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई निगेटिव है। यही बात होता है। बिंदु 3,4, हम एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं करने जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि x भी प्लस में है और y भी प्लस में है। x भी प्लस में और y भी प्लस में, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, कहीं पर यहीं पर ना कोई एक बिंदु होगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। -3,2, x का जो वैल्यू है वो माइनस में है और y का जो वैल्यू है वो प्लस में है। x का वैल्यू देखिए माइनस और y का वैल्यू देखिए प्लस, तो इसी सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में ही कहीं ना कहीं ये बिंदु स्थित होगा सर, दूसरा वाला में। कौन, -3,2, और यहीं पर होगा आपका 3,4। बात समझ में आ रही है। ऐसा कुछ हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर होगा, लेकिन इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर होगा। मतलब ये कि ऑप्शन से कंपेयर कर लीजिए ना, ये क्या है, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो एक्स एक्सिस है। और आपको लग रहा होगा कि जो दोनों का दोनों पॉइंट है, दोनों का दोनों बिंदु जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों बिंदु एक्स अक्ष के देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा पर गौर करिए, यही ना होगा, एक्स अक्ष के एक ही ओर है ना। अगर वाई अक्ष को से कंपेयर करते तो एक वाई अक्ष के राइट साइड होता और एक लेफ्ट साइड होता, लेकिन वैसा नहीं है, एक्स एक्सिस के एक ही साइड दोनों है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ताली बजा लीजिए एक बार खुद के लिए, है ना। अगर चीजें समझ में आती हो तो खुद को भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, खुद को बधाई दीजिए। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं कोई भी चीज और अगर आप उसको बनाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ही सही सीखने लगते हैं, तो फिर खुद पे विश्वास जगता है, तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, जरूरी है। आइए ये देखिए, 6x² - x - 2 बराबर में 0, इसका क्या मूल है। देखिए हम आपको थोड़ा शॉर्ट तरीका एक बताते हैं। कहने का मतलब कि 6 और 2 आपको गुना कर देना है। 6 और 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, -12 होगा। -12 बिल्कुल सर। हमको दो संख्या खोजना है जो गुना करने पर -1 आ जाए, -1, और जोड़ने जो मिस्टेक है, गुना करने पर -12 आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर -1 आ जाए, तो आपके दिमाग में ये संख्याएं आ रही होंगी, -4 और 3। ठीक है, तो संख्या हमको मिल गया, -4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा और 4 या 12 भी हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, जो x² का कोएफिशिएंट है, गुणांक, उतना से भाग दे दीजिए।
एक्स स्क्वायर कितना से गुना है 6 से, 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और दो कट लीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और ये कट गया इधर भी। लास्ट स्टेप क्या होता है, उसको चिन्ह बदलने का, मतलब क्या कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2/3, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा -1/2, है ना। कितना नया चीज सीख लिया, 2/3 -1/2 यहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। फिर से ताली बजा लीजिए, नया चीज सीख गए आप। चलिए लास्ट सवाल यहाँ है आपके पास, यदि एक वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि 4 गुने भुजा, एक वर्ग एक वृत्त की परिधि के बराबर है, वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है। वर्ग पहले है और वृत्त बाद में है, ये ध्यान में रखना हम लोगों को। वर्ग पहले है a बटा में r बराबर हो गया 2π बटा में कितना 4। वर्ग की भुजा और वृत्त की परिधि का रेशियो निकला है a/4 2π/4। क्या ये काटा जा सकता है, आप कहेंगे सर बड़े आराम से, ये हो गया π/2, यानी कि a पाई है तो ये 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको चाहिए उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके मतलब किनके, वर्ग का और वृत्त का, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का भुजा जब हमको पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, पाई गुना में पाई। जब हमको रेडियस पता है 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², 2 गुने 2, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में पाई है नीचे में 4 है, यानी कि π/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही से चेक करेंगे, मतलब सही से कैलकुलेट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपका आंसर 4/π आ जाए। वर्ग पहले बोला है इसलिए हमने वर्ग की भुजा को पहले रखा, वृत्त बाद में बोला है इसलिए वृत्त की त्रिज्या को बाद में रखा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा π/4। क्लियर है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे आप। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।